तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कहीं पर था ही नहीं। तू जहाँ तक दिखाई देता है, तू जहाँ तक दिखाई देता है, उसके आगे मैं देखता ही नहीं। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज जो है हम केमिस्ट्री का एक कोर कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये इस चैप्टर का इतना इम्पोर्टेंस है कि बिना इसके जो है बहुत सारा चैप्टर में इसका जो है सहयोग है। बिना इसके हम केमिस्ट्री को हम आधा अधूरा तक ही समझ पाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं आखिर वो हमारा कौन सा चैप्टर है। तो वो है, हमारा टॉपिक है आज का परमाणु संरचना, एटॉमिक। तो इस चैप्टर में हम आज जानेंगे कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं वो आखिर किन चीज़ों से मिलके बना है। क्या पदार्थ जो है जिस चीज़ से मिलके बना है हम उसकी संरचना को जानेंगे। पदार्थ जो है तत्व से मिलके बना रहता है, ढेर सारे तत्व मिल करके कोई पदार्थ बनते हैं। वही अगर तत्व का बात करें, ढेर सारे अणु मिल करके तत्व बनते हैं। और अणु जो है ढेर सारे परमाणु जो है मिल करके क्या बनता है, अणु बनता है। तो आज हम कहीं न कहीं पदार्थ का एक सूक्ष्म रूप जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, हम उसके बारे में जानेंगे। वो है हमारा परमाणु। परमाणु जो है, परमाणु को देखने से पहले हम देखते हैं पदार्थ जो है हमारे आसपास का, यह कोई न कोई तत्व से मिलकर बना। यह तत्व को भी अगर और फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमें अणु मिलेगा। अणु का भी छोटा भाग क्या होता है, परमाणु मिलता है। तो आज हम इस लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे बात करने वाले हैं, एटम के बारे में बात करने वाले हैं। परमाणु संरचना क्या है, यानी कि परमाणु क्या है, परमाणु का आकार कैसा होता है, इसका संरचना कैसा होता है, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इनसे हम बात करने से पहले एक चीज आप लोग जानते होंगे, हमारा जो सौर मंडल है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, एक उसका जो हेड होता है वो सन होता है। सन के चारों ओर प्लेनेट क्या करती है, रिवॉल्व करती है। जैसे ये जो है सौर मंडल, ये सन है, सन के चारों ओर क्या करती है, अलग अलग कक्षाओं में ग्रह सब घूमते रहते हैं। उसी प्रकार परमाणु के अंदर भी कुछ इस प्रकार का सिस्टम देखने को मिलता है। चलिए हम एक एक करके परमाणु के बारे में जानते हैं। देखिए, परमाणु को समझाने से पहले एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है डाल्टन। डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया, ठीक ना। तो हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ते हैं। डाल्टन का कहना था कि परमाणु जो है अविभाज्य होता है, यानी कि परमाणु का फर्दर और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है। साथ ही साथ यह इस बात को भी कहा कि न तो नष्ट होते हैं न ही बनते हैं, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो नष्ट होगा न ही नया परमाणु बनेगा। यानी कि जितना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उतना ही रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी आपको परमाणु देखने को मिलेगा। परमाणु क्या है कि कोई भी पदार्थ का अति सूक्ष्म रूप को हम परमाणु यहाँ बोले हैं। और परमाणु मिलकर के अणु बनता है, और अणु मिलकर के तत्व, और तत्व मिलकर के हमारे आसपास का जो भी पदार्थ है वो तत्व से मिलके ही बना है। तो आज हम डाल्टन जो कि परमाणु सिद्धांत दिया था, तो हम उसके बारे में देखते हैं कि डाल्टन का कहना था कि परमाणु अविभाज्य, यानी परमाणु का और भी छोटा टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। न ही परमाणु को हम नष्ट कर सकते हैं, न ही परमाणु जो है बनेगा, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। साथ ही साथ इसका यह कहना था एक निश्चित अनुपात में किसी भी तत्व में परमाणु जो है निश्चित रेशियो में रहता है। जैसे अगर बात करें कि वाटर में, पानी में है, इसमें परमाणु आप देखिए, हाइड्रोजन जो है 2 है और ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो इसी एक निश्चित रेशियो में रहेगा तभी वाटर बन पाएगा, ठीक। जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए एक निश्चित रेशियो में क्या रहता है, परमाणु रहता है। साथ ही साथ कोई भी पदार्थ जो है ये किन से मिलके बना है, परमाणु से मिलके बना है। कोई भी पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर के बना है। तो इन सब बातों को यह जो है समझाने का कोशिश किया, यानी परमाणु सिद्धांत दिया। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत डाल्टन ही दिए थे। लेकिन जो है इसके कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन यह है कि यह कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, परंतु जो है इसको ये जो है आगे जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब खोज हो गया तो इसका सिद्धांत जो है कहीं न कहीं डिसमिस हो गया। और साथ ही साथ यह जो है परमाणु संरचना के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। साथ ही साथ रासायनिक जो बंधन होता है, रासायनिक बंधन कोई भी
परमाणु में किस प्रकार होता है इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इस प्रकार जो है डाल्टन आए और डाल्टन ने जो है समझाने का कोशिश किया कि कोई भी तत्व जो है परमाणुओं से मिलकर बना रहता है, न तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा नष्ट होता है, न ही उसका नया निर्माण होता है। साथ ही साथ उसका कहना था कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है और एक निश्चित रेशियो में, किसी भी तत्व में एक निश्चित रेशियो में परमाणु होती है। फिर साथ ही साथ यह जो है कहा था कि साथ ही साथ यह परमाणु संरचना के बारे में डिटेल से नहीं बता पाया, यानी कि व्याख्या नहीं कर पाया। साथ ही साथ जो है वो रासायनिक बंधन के बारे में भी वो नहीं बता पाया। तो इसके इसके बाद एक और वैज्ञानिक, उनसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किन किन ने किया, ठीक ना। फिर आएगा बोर, और बोर आएगा तो वो परमाणु संरचना के मॉडल को बताएगा, ठीक ना। तो इसके बाद हम बोर को पढ़ेंगे, उनसे पहले हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन, और जो है यह कैथोड रे ट्यूब में इसका खोज किया था। फिर प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन। देखिए प्रोटॉन जो है एक धन आवेशित चार्ज है, प्रोटॉन धन आवेशित चार्ज है वही। अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें यह ऋण आवेशित चार्ज है। अगर इस पे चार्ज रहता है कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻19 मतलब इस पे चार्ज रहता है। कैसा चार्ज रहेगा, माइनस का चार्ज रहेगा, ऋण आवेश। वही अगर प्रोटॉन का बात करें तो दोनों पे चार्ज सेम रहता है, लेकिन एक पे माइनस का चार्ज तो एक पे वही जो है प्लस में रहता है, यानी कि प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और किस पे चार्ज नहीं नहीं रहता है, तो इस पे जो है चार्ज नहीं है। किस पे आवेशहीन कौन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें इसका जो मास होगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, या इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो 28 ग्राम हो जाएगा, ठीक। वही अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर मास का बात करें, ये इसका चार्ज है और ये इसका क्या है, मास है, 1.627। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी है मेरे पास कि उसका खोज एंड डिस्कवर कौन किया, साथ ही साथ किस पे कितना चार्ज रहता है, कौन चार्ज किस पे चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं रहता है, प्लस चार्ज प्रोटॉन पे रहता है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज रहता है। कितना कितना रहता है, तो आप यहाँ इस प्रकार देख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर प्लस लगा है तो प्रोटॉन, अगर माइनस लगा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वही अगर इलेक्ट्रॉन का मास का बाद 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, इसका मास माइनस में 31 केजी, ठीक। वही अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बात करें तो वो जो है 1.672 10⁻24 ग्राम है, और इसका जो है 674, यानी कि ये स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा वजन होता है न्यूट्रॉन का, ठीक ना। अगर हम बढ़ते हुए क्रम में इसका वजन देखें तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होगा, फिर प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन जो है करीब करीब 1800 कुछ गुना, तो 2000 गुना जो है ना, ये इसका वेट कम होता है इनके कंपेयर में, प्रोटॉन के कंपेयर में। इसीलिए हम जब भी एटॉमिक मास अगर निकालते हैं, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान जब भी कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, उसके मास को जोड़ते हैं। पर किसको नहीं जोड़ते हम, इलेक्ट्रॉन को। क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनके कंपेयर में 2000 टाइम्स जो है इसका जो है ना वेट, कहीं न कहीं वजन जो है कम है, इसीलिए इसको हम नगण्य यानी कि नहीं के बराबर इसको इसमें ऐड करते हैं। वहीं अगर बात करें कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन से हम लेते हैं, यानी कि जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का मान लेते हैं, ठीक। तो एटॉमिक नंबर जो है हम प्रोटॉन से निकालते हैं। और वही अगर मास नंबर के बारे में पूछा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मास। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेते, क्योंकि इसका वजन जो है इनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही कम है। अब हम जो है नील बोर, जो है नील बोर के बारे में देखते हैं, वो किस प्रकार परमाणु संरचना को बताने का प्रयास किया है, ठीक है। नील बोर से भी पहले हम रदरफोर्ड के बारे में देखते हैं। रदरफोर्ड जो है वह जो है नाभिक का खोज किया था। वह जो है परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, ये देखिए हमारा अगर ये परमाणु का स्ट्रक्चर है तो इसके बीच का जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है इसी को नाभिक कहते हैं। और नाभिक का खोज कहीं न कहीं रदरफोर्ड किया था। अभी हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं।
रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट में एक एल्युमिनियम फॉयल लिया, ठीक। इस पे जो है अल्फा पार्टिकल का रे, इस पे अल्फा पार्टिकल यानी +2 चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल के रे को इस इससे यहाँ से गुजारने का कोशिश किया, इसके थ्रू जो पास करवाने का कोशिश किया। देखा यह गया कि जो मैक्सिमम रे जो है यह जो है पास आउट हो जाता है, मैक्सिमम रे जो है निकल जाता है, लेकिन जो सेंटर से जा रहा है वो कहीं ना कहीं डेविएट हो जाता है, सेंटर के पास जो जा रहा है वो डेविएट हो जाता है, और जो बिल्कुल बीचों से जा रहा है वो उसी रास्ते पे मुड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि देखिए एल्युमिनियम फॉयल में, एक्सपेरिमेंट में एल्युमिनियम फॉयल लिया था, या सॉरी ये गोल्ड फॉयल लिया था, गोल्ड फॉयल लिया था। या इसमें यह देखा गया कि ज्यादातर भागों से जो है ये अल्फा पार्टिकल जो है ये पास कर जाता है, यानी कि ये प्लस का चार्ज है और ये प्लस का चार्ज जो है इधर से पास हो जाता है, लेकिन देखा मिडिल पोजीशन से, बीच वाले पोजीशन से जैसे वो जाता है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, यानी कि ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। डेविएट होने का कारण यह इसने अनुमान लगाया कि जो सेंटर जो है बीच में जो है कहीं न कहीं बीच यानी कि नाभिक में, यानी कि केंद्र कहते हैं उसको, केंद्र में जो है किसी भी परमाणु के केंद्र में प्लस चार्ज रहता है। क्यों प्लस चार्ज रहता है? क्योंकि देखिए प्लस चार्ज है तभी ना अल्फा पार्टिकल को डेविएट कर दिया, अगर माइनस चार्ज रहता तो डेविएट नहीं करता। देखिए एक प्लस वाले पे ही जो है अपोजिट रिएक्शन वाले फोर्स को लगा सकता है, यानी कि डेविएट कर सकता है, ठीक। तो यह इसने पाया कि एक्सपेरिमेंट में कि जो भी अल्फा पार्टिकल तत्व यानी कि नाभिक के आसपास से गुजर रहा है वो डेविएट हो जाता है, लेकिन जो एग्जैक्ट बीच से जा रहा है वो अपने रास्ते पे ही वापस जो है मुड़ जाता है। इससे यह कंक्लूजन आया कि कहीं न कहीं बीच में जो है केंद्र में जो है प्लस वाला चार्ज है। प्लस वाला चार्ज इसलिए क्योंकि हम प्लस वाले को भेजे हैं और इसको डेविएट कौन करेगा यहाँ कोई कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या है, प्लस है, ठीक ना। तो प्लस वाले को क्या कर रहा है, प्लस वाले ही डेविएट कर रहा। तो यह जो है कंक्लूजन यह निकाला जो केंद्र में जो है, केंद्र में धन आवेश है। तो धन आवेश हमारे पास कौन था, प्रोटॉन था। और कक्षा में जो है इस प्रकार कक्षा में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। कक्षा मतलब जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, और जो है केंद्र में यानी कि नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है। एक और वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, वह भी जो है परमाणु मॉडल को समझाने का कोशिश किया। उसका जो है वाटरमेलन का एग्जाम्पल लिया था। वाटरमेलन टाइप से ना होता, जो हम खरबूज तरबूज जो खाते हैं। इसका कहना था जो लाल भाग है वो सारा का सारा प्रोटॉन है, सारा का सारा प्रोटॉन, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं धंसा, उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं धंसा है, यानी कि बीज के तरह। जैसे तरबूजा खरबूजा में बीज जो रहता है, बीज को इलेक्ट्रॉन मान लिया था और पूरे लाल भाग को क्या मान लिया था, प्रोटॉन मान लिया था। तो इसका भी कहीं ना कहीं रदरफोर्ड के आ जाने पे इसका जो कॉन्सेप्ट था ये खारिज हो गया था। इनसे पहले डाल्टन जो है परमाणु संरचना को समझाने में असमर्थ थे। अब हम चलते हैं नील बोर के बारे में। नील बोर देखते हैं कि उनका क्या कहना था। नील बोर यह बताया कि कौन से कक्षा में, यानी कि अगर नाभिक में प्रोटॉन है तो कहाँ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, यानी किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, यह जो है नील बोर जो है समझाने का कोशिश किया था। तो अब देखते हैं बोर का एक्सपेरिमेंट क्या था, नील बोर का क्या कहना था। अभी तक जो है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से यह बात का जानकारी मिल गया था कि जो केंद्र में होता है वो नाभिक में जो होता है वो धन आवेश होता है, यानी प्लस चार्ज, और जो कक्षा में होता है ये अलग अलग कक्षा हो गया, ये अलग अलग कक्षा हो गया, तो इनमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो नील बोर जो है अलग अलग कक्षा के बारे में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है वो समझाने का कोशिश किया। तो देखिए पहले जो नाभिक से नजदीक है यानी पहला कक्षा है उसका कक्षा को के कहते हैं, उस सेकेंड वाले को एल कहा गया, फिर
जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे कक्षा का नाम जो है बदलते गया कि एल फिर एन हो जाएगा फिर एम हो जाएगा। इस प्रकार जो है कक्षा, ये कक्षा नंबर है, सॉरी कक्षा का नाम है। फिर कक्षा संख्या यहाँ देख लीजिए, के वाले को कक्षा संख्या पहला है तो एक कहा गया, और एल वाले को दो कहा गया, और एन वाले को तीन, और एम वाले को चार। और नील बोर जो है यह बताया कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। ठीक, कक्षा संख्या को n बोलते हैं, यानी कि पहला कक्षा में k में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो k के लिए यहाँ n क्या रखेंगे, एक रखेंगे, एक का स्क्वायर एक ही होता है, 2 गुना 1 क्या होगा, 2 होगा, यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दूसरा में अगर बात करें तो n की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर जो है 18, 2 8 18 32, फिर आगे 50 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रॉन किस किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा यह बताने का कोशिश किया था कौन, बोर, नील बोर। तो यहां तक आते आते इस बात का जानकारी मिल गया कि कक्षा में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। और जो यह आ गया कि न्यूट्रॉन जो है हमेशा कहाँ रहता, प्रोटॉन के साथ ही रहता, यानी कि नाभिक में रहता। कहाँ रहता, नाभिक में रहता, केंद्र में रहता। यानी कि जब मास कैलकुलेट किया गया होगा तो देखा यह गया होगा कि जो जितना प्रोटॉन है नाभिक में उसके डबल मास जो है ना कैलकुलेट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो प्रोटॉन होगा वहीं पे कहीं ना कहीं क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का भी मास कहीं ना कहीं उसी के समकक्ष है, बराबर इक्वल है। तो इस प्रकार जो है नाभिक में कौन कौन रहेगा अभी तक हम समझ लिए। जो नाभिक है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा, और जो कक्षा अलग अलग कक्षा इस पे कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। किस अनुसार रहेगा, ये 2n², ये इलेक्ट्रॉन फिल करने वाला एक फॉर्मूला है, इसके अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन रहता है कक्षा में। अगर हम यहीं पे बात करें तो ये जो कक्षा में जो रहता है, आखिर कक्षा में जो वो रोटेट करता है, जैसे सौर मंडल में जो है सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी और अन्य भी ग्रह जो घूमती है, उसी प्रकार जो है हमारे नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। या इसके बीच कौन सा फोर्स लगता है, क्यों क्यों वो घूम पाता है, तो इसके पीछे का कारण यह है कि हमारा जो नाभिक है इससे धन आवेश है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, ऋण आवेश है। इलेक्ट्रॉन पे क्या है, ऋण आवेश। तो इसके बीच जो एक आकर्षण बल लगता है, देखिए माइनस प्लस, तो इनके बीच क्या लगेगा, अपोजिट है तो अपोजिट के साथ जो है अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अगर प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ भी क्या रहेगा, आकर्षण बल काम करेगा। वहीं अगर सेम चार्ज रहेगा तो ये रिपेल करेगा एक दूसरे को, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा, दूर भगाएगा। ठीक, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, इसलिए इनके बीच एक आकर्षण बल बना रहता है, जिसके कारण जो है परमाणु में वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करते रहता है। हम इनसे आगे अब हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है कक्षा के बाद एक चीज आता है, उसको कहते हैं सब सेल, यानी कि सेल के बाद सब सेल यानी उप कक्षा। तो उप कक्षा जो हमारे पास 4 है, SPDF। अगर बात करें तो S का जो आकृति होता है, शेप भी यहाँ से पूछ लिया जाता है, ये सब सेल है उप कक्षा, यानी कक्षा के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो उप कक्षा में रहता है, सब सेल में रहता है। तो पहला जो है ये S है, दूसरा क्या है, P है, और तीसरा क्या है, इसमें 5 उप कक्षा बनेगा, और F में जो है 7 बनता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, प्रत्येक जो है सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो है, यहाँ एक डब्बा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है 3 है तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितना है 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये यहाँ से क्वेश्चन ये भी बना है कि पी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, डी में। ये कक्षा के अंदर उप कक्षा, अगर मान लीजिए कोई विद्यालय है तो विद्यालय के अंदर भी जाइएगा तो अलग अलग रूम है, अलग अलग क्लासरूम है, और उस क्लासरूम में भी अलग अलग टेबल रहता है, अलग अलग बेंच टेबल रहता है, उस पर जो है एग्जैक्ट संख्या में जो स्टूडेंट है वो बैठते हैं।
उसी प्रकार कक्षा के अंदर क्या देखा गया, उप कक्षा देखा गया, और उप कक्षा इस प्रकार रहता है, जो सबसे छोटा एस है, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है। एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10, और पी में 6, और एस में 1। कई बार इसका आकृति पूछ लिया गया। एस का जो होता है स्फेरिकल होता है, गोल होता है। इसका जो है डमरू के जैसा, डम्बेल के जैसा। इसका जो है डबल डम्बेल, ठीक ना, यानी इसका आकृति ये है। और जो है डी का आकृति अगर हम आपको बताएं, इसका जो है जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसका कोई निश्चित आकृति नहीं है, ये जटिल इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसका आकृति डिफाइंड नहीं है। लेकिन ये डबल डम्बेल जो है, डी का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा ये क्रोमोसोम है, पर ये डबल डम्बेल का स्ट्रक्चर है, डी है। और पी का स्ट्रक्चर ये है डम्बेल के जैसा, डमरू के जैसा। और एस का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है, गोल। इस प्रकार जो है सेल के बाद सब सेल आया। तो एग्जैक्ट सेल में कहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन, सब सेल में रहता है। अब हम थोड़ा जो है बात करते हैं कि एक टर्म आता है कि संयोजकता क्या है, अष्टक नियम क्या है, ठीक है। थोड़ा उसको हम एक बार समझने का कोशिश करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, जो कि हमें बताएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, एग्जैक्ट कितना रहता है, कैसे रहता है, वो हम जानेंगे क्वांटम नंबर में। तो क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, ताकि ये चीज़ जो है संयोजकता वाला जो टॉपिक है ये आगे चैप्टर में भी लिंक हो सकता है, ठीक। तो हम इसको पहले थोड़ा देखते हैं। नाभिक में जो है कौन है, प्रोटॉन है। एक और है जो कि चार्ज नहीं रहता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं रहता है, वो है ये न्यूट्रॉन। इसका जानकारी तब मिला होगा कि जैसे मान लीजिए कि इसका वजन किया गया, तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। कोई भी एलिमेंट का जब मास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास को नहीं ऐड किया जाता है, तो प्रोटॉन का ऐड किया जाता है। लेकिन देखा गया कि जितना प्रोटॉन है उससे डबल मास आता है अगर नाभिक का मास, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। और नाभिक का मास देखा गया कि हमेशा क्या रहता है, एग्जैक्ट अगर 16 अगर मान लीजिए इसमें प्रोटॉन है तो ये 32 प्रोटॉन के आसपास जो है इसका वजन है। तो इससे यह अनुमान, देखिए अष्टक नियम इस चीज को बताता है कि हमें कि कोई भी परमाणु है उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। देखिए कोई भी परमाणु जो है वो चाहता है कि हम जो है स्टेबल हो जाए, यानी कि हम परिपूर्ण हो जाए और हमें जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेना पड़े। इसके लिए वह अपने जो है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या को फिक्स करना चाहता है। वो फिक्स तब होता है, यानी कि अष्टक नियम के अनुसार कोई भी जो है परमाणु है बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने पे वह जो है एक अक्रिय गैस के जैसा व्यवहार करने लगता है। अक्रिय गैस क्या है, अक्रिय गैस बोले या अक्रिय तत्व बोले, अक्रिय गैस जो है यह जो है किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसके पीछे का रीजन यह है कि इसका अष्टक पूरा है। इसका अष्टक क्या है, पूरा है। देखिए अगर मान लीजिए जिसका पेट पूरा भरा रहेगा वो तो नहीं खाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका पेट खाली है वो तो 1-2 रोटी खा लेगा। मान लीजिए किसी को 4 रोटी का भूख है, किसी को 3 रोटी का, किसी को 2 रोटी का, किसी को 5 रोटी का भूख है। लेकिन अक्रिय गैस का पेट भरा हुआ है, यानी अष्टक पूरा है, यानी कि अब यह खाएगा पिएगा नहीं, ठीक। लेकिन जिसको अभी भी भूख है तो वो चाहेगा अपना पेट भर, यानी कि अक्रिय गैस के जैसा बने। तो इलेक्ट्रॉन ये जो है अष्टक नियम जो है, कोई भी परमाणु का पेट भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, ये अष्टक नियम के द्वारा, यानी कोई भी परमाणु जो है पेट भरने के लिए उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 रोटी नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फिर जो वो कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो सभी परमाणु चाहता है कि हम जो है अपने आप को स्टेबल करें। तो स्टेबल करने के लिए उसको जो है 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में चाहिए। इसके लिए वह किसी से या तो ट्रांसफर यानी कि अदला बदली करके लेगा, ठीक ना, या नहीं तो एक दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, ताकि एक दूसरे का अष्टक क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इसमें अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 तरीके से देखते हैं। एक ऐसा जो कि क्या है, 5 एटॉमिक नंबर जो है 5 से कम है उसको अष्टक के लिए, यानी कि अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कक्षा में चाहिए। लेकिन जिसका एटॉमिक नंबर 5 से कम है, यानी कि
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक ना, ये बेरिलियम, बोरॉन, ये सब जो है अष्टक पूरा करने के लिए मात्र अंतिम कक्षा में इन लोगों को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। लेकिन जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, जैसे कार्बन, कार्बन से बड़ा जो भी है, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, जो भी है, ये तो जेनॉन, रेडन जो हम बोल रहे हैं, तो ये तो अक्रिय गैस है। इसका अष्टक ऑटोमेटिक पहले से ही क्या रहता है, फिलफुल रहता है। इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हमेशा आपको मिलेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ देखने को मिलता है अंतिम कक्षा में, तो जिसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर कहाँ से 6 से बड़ा हो, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, जो भी 6 से बड़ा है, इसके अंतिम में कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये था अष्टक का नियम। लेकिन जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए ये अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, ये जो 5 से नीचे है अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, तभी उसका क्या होगा, अष्टक का नियम, यानी कि उसका पेट भर जाएगा, तो वो कहीं भी खाएगा पिएगा नहीं। इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। अब हम देखते हैं कि ये अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे अष्टक अपना पूरा करते हैं उसको समझते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या, परमाणु संख्या इसका 11। हम जानते हैं कि 11 जो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का बात कहा गया, कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक ना। प्रोटॉन कहाँ मिलेगा, हमेशा एक ही जगह मिलेगा, वो कहाँ मिलता है, नाभिक मिलता है। यानी कि इसके पास जो है 11, इसका मतलब है कि 11 प्रोटॉन है, ठीक। 11 प्रोटॉन है, तो बोलिए इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, जितना प्रोटॉन रहता है जनरली उतना इलेक्ट्रॉन, यानी जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज, इसलिए परमाणु आपको उदासीन देखने को मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि परमाणु कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है, ठीक ना, क्योंकि जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस का चार्ज। अगर मान लीजिए माइनस का चार्ज बढ़ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो यह जो है ऋण आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किया, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, इलेक्ट्रॉन अगर घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, तो कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। तो जो है परमाणु जो है आयन बनाता है, यानी एक ऋण आयन भी बना सकता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, और एक जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आवेश भी बना सकता है परमाणु। लेकिन परमाणु जनरली कैसा रहता है, उदासीन रहता है, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण। देखिए अब यहाँ एक बात है कि इलेक्ट्रॉन को ही त्याग और ग्रहण क्यों करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा केंद्र में जो है ये नाभिक में प्रोटॉन है, और प्रोटॉन कहीं जाने आने वाला है नहीं। और रोटेट कौन करता है कक्षा में, इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में रोटेट करता है। तो इसी को अगर एनर्जी देंगे तो यह जो है छोड़ करके, कक्षा छोड़ करके भाग सकता है। यानी कि यह जो है परमाणु के पास टेंडेंसी या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। वह ग्रहण या त्याग करता है वो अष्टक को पूरा करने के लिए, अष्टक को परिपूर्ण करने के लिए, ठीक है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ताकि वह भी क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए। तो स्टेबल बनने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को जरूरत है तो त्याग करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इस प्रकार जब त्याग यानी ये या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस या एक्सेप्ट करता है, तो उस प्रकार यह आयन बनाने का काम करता है। फिलहाल हम सोडियम को देखते हैं। क्या आप लोग को बात समझ में आ रही है? ये केमिस्ट्री का ये सब चीज समझने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। और इससे अगर समझ लीजिएगा तो केमिस्ट्री आसान लगेगा। हालांकि केमिस्ट्री आसान ही है, बस थोड़ा सा समझ के पढ़िए। तो 11 का मतलब 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए अलग अलग कक्षा KLMN। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा 2n² के अनुसार, फिर 2 8, फिर 1। इस प्रकार जो है सोडियम जो है अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को रख दिया है। अब यहाँ पे देखिए कि अंतिम कक्षा को देखिए, इसका अंतिम कक्षा ये, ठीक। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। अगर ये 7 किसी से लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो बोलिए तो 7 पहले से तो प्रोटॉन तो इसके पास 11 है। अगर 7 और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 11 है, और यह दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर दे रहा है, एक दूसरे से आकर्षण बल के साथ ये जुड़ा हुआ है। लेकिन जब कहीं 7 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ये अब 18 हो जाएगा।
और प्रोटॉन कितना रहेगा, 11 ही रहेगा। अब ये क्या बैलेंस हो रहेगा जी, नहीं, ये अनबैलेंस हो जाएगा। यह जो है इसका स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यह अनबैलेंस हो गया, कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन आ गया और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने के कारण एक दूसरे को रिपेल करके स्ट्रक्चर को ही क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके सेहत के लिए जरूरी यह है कि यह 7 इलेक्ट्रॉन ना ले, बल्कि अपना एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है इसको क्या करे, किसी को दे दे, यानी त्याग कर दे अपना एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब इसका अंतिम कक्षा ये बन जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, किसी को दे दिया, तो अंतिम कक्षा ये हो गया। और अंतिम कक्षा में इसका 8 आ गया, तो अष्टक के अनुसार, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 6 से बढ़ा तो 6 से बढ़ा, और अंतिम में 8 आ गया। तो अंतिम में जो 8 आ गया, इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग, और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके यह अपना अष्टक, देखिए 7 नहीं ले सकता, अभी अभी हम समझाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ जाने के कारण यह अनस्टेबल हो जाएगा। हमें तो स्टेबल के लिए ना यह अष्टक पूरा करता है। जब मान लीजिए वो अष्टक पूरा करेगा और अनस्टेबल ही हो गया, तो फिर क्या फर्क है, तो क्यों करेगा भाई। करने का मतलब अष्टक पूरा इसलिए करता है ताकि क्या रहे, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल, स्टेबल का मतलब रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। तो यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा, अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए त्याग किया है, तो इसी को हम कहते हैं संयोजकता। देखिए संयोजकता को बताने के लिए इतना डिटेल से हमको आना पड़ा, हर एक चीज को डिटेल से एक एक करके। संयोजकता वो है, वह इलेक्ट्रॉन की संख्या है जिसको हम त्याग कर दे या तो हम ग्रहण कर दे, त्याग या ग्रहण कर देने से हमारा अष्टक पूरा हो जाए। क्या संयोजकता क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, ठीक ना, अष्टक पूरा करने हेतु, यानी कि हम जितना भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे या ग्रहण करेंगे अष्टक पूरा करने के लिए, वह हमारा जो कहलाएगा वो वैलेंसी यानी कि संयोजकता कहलाएगा। किसी भी तत्व का संयोजकता इस बात पर निर्भर करता है कि उसे अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग यानी कि दूसरे को दे रहा, कोई तो होगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, इस प्रकार वह एक दूसरे में ट्रांसफर करके अपना अपना अष्टक पूरा कर लेगा। चलिए हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम 13 है इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि इसमें प्रोटॉन भी 13 है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है 13। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इस प्रकार के LMN कक्षा में रहेगा। बताइए पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2, फिर 8, 10 और टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना 13, तो 3 आ गया इसमें। अब देखिए इसको अष्टक पूरा करने के लिए या तो कहीं से अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले। 5 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से लेगा तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कहीं कहीं अनबैलेंस हो जाता है। तो याद रखिएगा आसान क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन लेना या 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देना। देखिए 3 अगर दे भी देगा किसी को तो इसके अंतिम में तो 8 बच ही जा रहा है, हमें तो अष्टक ही पूरा करना है स्टेबल के लिए। तो ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो बोलिए इस पे इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो परमाणु पे किस प्रकार का आवेश आ जाएगा, धन आवेश, यानी कि इस पे कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। और 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा तो 3 प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार एल्युमिनियम का आयन बन गया, और इस एल्युमिनियम का आयन अब क्या है, स्टेबल हो गया। एल्युमिनियम से एल्युमिनियम का आयन बन जाने से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और यह कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इसका वैलेंसी यानी कि संयोजकता भी कितना हो जाएगा, 3 संयोजकता हो जाएगा। यानी कि अष्टक पूरा करने जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करें उसी को हम क्या करते हैं, संयोजकता। जैसे एक हम एग्जांपल, क्लोरीन 17 है पहले में, यानी 17 प्रोटॉन तो 17 इलेक्ट्रॉन भी, पहले में 2 फिर 8, 2 8 10 हो गया। कितना मेरे पास बचा, 7 बचा है। ठीक, 7 बचा हुआ है। तो बताइए इसको अष्टक पूरा करने के लिए अंतिम कक्षा में
कितना चाहिए, 8 चाहिए, यहाँ पे 8 चाहिए। या तो ये पूरा का पूरा 7 गायब कर दे फिर भी यहाँ 8 बचेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आसान क्या है, एक कहीं से ले ले, एक कहीं से लेगा तो बोलिए क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है अष्टक पूरा करें तो क्लोरीन का संयोजकता क्या हो जाएगा, संयोजकता इसका क्लोरीन का 1 हो जाएगा। संयोजकता का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करना, किसके लिए, अष्टक पूरा करने के लिए। तो संयोजकता इसका 1 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रहण, त्याग नहीं कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इस पे जो है कहीं कहीं एक माइनस का चार्ज, तो क्लोरीन जो है ऋण आवेश बना लिया, ठीक है ना, माइनस का चार्ज, यानी कि इसका जो एक आयन बना वो निगेटिव आयन बना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कोई भी तत्व जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोजकता के आधार पे ही कोई भी जो बॉन्ड जो बनता है वो संयोजकता के आधार पे, मतलब रासायनिक बंधन। हम किसी टॉपिक में हम रासायनिक बंधन का भी बात कर लेंगे, फिलहाल हम इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, जो कि देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किस प्रकार रहता है। उसके लिए हमें क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कितना क्वांटम नंबर, तो 4 क्वांटम नंबर है, ठीक ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए हम इन चारों को नाम और इसका काम, यानी कि यह हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में किस प्रकार जानकारी देता है, ये हम देखने का कोशिश करते हैं। फिर और भी कुछ वैज्ञानिक हैं, ठीक ना, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, वो किस प्रकार इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, पहले किस कक्षा में भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, यानी कि पूरा डिटेल से हम इसको देख लेते हैं। 10-15 मिनट का टॉपिक बचा हुआ इस चैप्टर में अभी, और भी तो ये चैप्टर फिर हमारा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। और जो रासायनिक बंधन जो कि बॉन्ड है ये संयोजकता के आधार पर होता है, तो इसको हम किसी अगले चैप्टर में, यानी कि उसको एक अलग से वीडियो बना करके मैं उसको डाल दूंगा, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसमें और डिटेल से संयोजकता क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, फिर रासायनिक बंधन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका रासायनिक बंधन का क्या क्या गुण है, वो भी हम देख लेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। अब हम क्वांटम नंबर को देखते हैं। तो क्वांटम नंबर जो है एग्जैक्ट हमें इलेक्ट्रॉन का जानकारी देगा कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कैसे रहता है, और जो है कितना रहता है। ये हमें क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिलता है, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा अच्छे से डिटेल से, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कितना रहता है। तो क्वांटम नंबर हमारे पास चार है, कितने, टोटल 4 क्वांटम नंबर है। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर है स्पिन क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यह कक्षा के बारे में बताता है, यह जो है कक्षा के बारे में, जैसे KLMN, ठीक ना, कक्षा में किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। साथ ही साथ नाभिक से, जो प्लस वाला चार्ज है, नाभिक से कक्षा का जो दूरी है, ठीक ना, ऊर्जा स्तर है, ये हमें बताने का काम करता है, यानी कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2n² के अनुसार, ठीक ना। साथ ही साथ नाभिक से कक्षा का दूरी क्या है, उसका ऊर्जा स्तर क्या है, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n से पता चलता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से भी डिनोट करते हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक ना। तो सीक्वेंस याद रखें, NLMS, NL ये L है, NLMS, ठीक। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन, साथ ही साथ कक्षा से नाभिक का दूरी, कक्षा से नाभिक का दूरी और उसका ऊर्जा स्तर को बताता है कौन, n बताता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगला है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको L यानी उप कक्षा। देखिए कक्षा के अंदर भी उप कक्षाएं होती है, ठीक ना, ऑर्बिटल्स, यानी कि जो सेल है, सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है, उप कक्षा होता है, और उप कक्षा को SPDF से डिनोट करते हैं। S का वही स्फेरिकल शेप होता है, इसका डम्बेल और इसका डबल डम्बेल, और इसका जो कॉम्प्लेक्स जो है इसका ये रहता है। अगर बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन पी में, और डी में 10। और इस प्रकार जो है कक्षा के बाद उप कक्षा के बारे में ये जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है। तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि उप कक्षाओं के बारे में किस क्वांटम नंबर से हमें जानकारी मिलता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर। यानी तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये नाभिक से कक्षा की दूरी जो है, या ऊर्जा स्तर के बारे में, या किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, किस क्वांटम नंबर से जानकारी मिलता है, तो वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यह जो है उप कक्षा में दिशा यानी कि डायरेक्शन को बताता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है -L से +L तक, यानी उप कक्षा में माइनस से और प्लस वाले तक का इसका क्या रहता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू रहता है। यह डायरेक्शन बताने का काम करता है, ऑर्बिटल का डायरेक्शन बताने का काम करता है। वही स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, वो रोटेट जो करता है, चक्रण, प्रचक्रण, स्पिन, घूर्णन,
यह किस प्रकार करता है, क्लॉकवाइज करता है या एंटी क्लॉकवाइज, यानी प्लस हाफ या माइनस हाफ, यानी कि वो जो घूमता है इस प्रकार क्लॉकवाइज घूम रहा है या माइनस, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस प्रकार जो स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन के घूर्णन और चक्रण के बारे में बताता है। अब जो है हम कुछ वैज्ञानिक हैं जो कि वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार फील किया जाता है कक्षाओं में, उप कक्षाओं में, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए हम इसको डिटेल से समझाने का कोशिश की। अब जो हम कुछ वैज्ञानिकों के बारे में देखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है, भरा जाता है कक्षा और उप कक्षाओं में, उसके बारे में देखते हैं। पहला है अब्बा प्रिंसिपल। अब्बा प्रिंसिपल का कहना है कि पहले कम ऊर्जा वाले कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, फिर उसके बाद जो है उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में, यानी कि जो पहले कम ऊर्जा वाले, जैसे नाभिक के नजदीक जो है, ये नाभिक है, नाभिक के नजदीक जो है, फिर दूर, तो जो नजदीक है यानी कम कम दूरी वाले, कम ऊर्जा वाले कक्षा में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो है ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, यानी एक सीक्वेंस से भरा जाता है। पहले कम ऊर्जा वाले कक्षा में भरेगा इलेक्ट्रॉन, फिर जो है उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। हुंड्स रूल का कहना क्या है कि पहले सिंगल, सब तो पहले सिंगल ही होता है, फिर जाकर के कपल बनता है। फिर यहाँ देखते हैं कि हुंड्स का कहना है कि पहले सिंगल करके इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेगा कोई भी ऑर्बिटल में, फिर जो है तब जाकर के डबल होगा। जैसे हम डी ऑर्बिटल का बात करें तो डी में अगर ये 5 है तो 5 जगह हम पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, लेकिन पहले सब में सिंगल। ऐसा नहीं होगा कि इसमें 2 भर दिए, इसमें 2 भर दिया और इन दोनों को खाली छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। पहले सब में एक एक भराएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भराएगा, फिर जो है फिर जाकर के इसका अगर बच गया तो फिर इसका डबल यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिर जाकर के डबल। फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कभी भी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का, किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व में 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसका जो है क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। क्वांटम नंबर वही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्या होते, अलग अलग होते। किसी भी इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं सबका ऊर्जा स्तर, कक्षा से दूरी, या नहीं तो इसका मैग्नेटिक या स्पिन, ये सब क्या रहता, अलग रहता है। वही बात कौन कहा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एग्जैक्ट स्थिति है और उसका वेग है, उसको हम सही सही नहीं माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक ना, जैसे सन को ही देख रहे हैं, सन को जब तक हम देख पा रहे हैं, क्या वो एग्जैक्ट पोजीशन रहता है? जब तक उसको देखेंगे फिर उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, यानी रोटेट करते रहता है। वही बात यह कहा कि इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से रोटेट करता है कि एग्जैक्ट उसका जो सही सही स्थिति नहीं निकाल, जब हम स्थिति पोजीशन निकालेंगे तब तक उसका वेग चेंज हो जाएगा, या तो वेग को अगर मापेंगे तो कहीं ना कहीं उसका स्थिति यानी पोजीशन चेंज हो जाएगा, ठीक। और स्पिन जो है, यानी कि स्पिन यानी कि ये क्वांटम नंबर, जो क्वांटम नंबर इसका सेम नहीं रहता है, ये पॉली एक्सक्लूजन कहा था, ठीक ना। हुंड्स कहा था पहले एक एक करके भरेगा फिर जाकर के डबल होगा, यानी पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब जो है डबल इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भराएगा। देखिए इसका स्पिन जो है उल्टा कर दिया, एक था क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम नहीं रहता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी इसका स्पिन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चारों का चारों कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक। और ये देखिए पॉली एक्सक्लूजन यही कहना था कि चारों का चारों ये क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होता। और अब्बा प्रिंसिपल का कहना था कि पहले कम ऊर्जा वाले कक्षा में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर जाके धीरे धीरे ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। तो इस प्रकार जो हम ये पूरे परमाणु मॉडल, परमाणु संरचना देखने का काम की, डाल्टन से लेकर के अभी तक का सारा कुछ देखे। अब जो है इसी में एक टॉपिक है, सब टॉपिक कह सकते इसी के अंदर, कि रासायनिक बंधन क्या है, ठीक है। हम रासायनिक बंधन को भी हम कोई एक वीडियो बना करके उसको हम डाल देंगे। तो इसके बाद जो है हमारा कोई नेक्स्ट टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री का ही। तो थैंक यू, इसमें इतना ही।